नमस्कार। नारी शक्ति वंदन। जी हाँ, नारी शक्ति की वंदना करने वाला जो अधिनियम है वो राज्यसभा से भी पास हो गया है। लोकसभा और राज्यसभा सभा से क्लियर हो जाने के बाद अब बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। ये स्पष्ट हो गया है कि अगले 5 साल के अंदर हमारे देश की लोकसभा, विधानसभा, जितने भी ये सदन हैं, इन सभी में महिलाओं को 33% 33% आरक्षण मिलना जा रहा है। यानी कि 33% सीटें जो होंगी वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ये ऐतिहासिक फैसला था। इसमें राज्यसभा में आपको पहले ही पता है कि लोकसभा से ये पहले ही पास हो चुका था। उसमें केवल 2 वोट थे जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के सांसद, वो इसके विरोध में थे। लेकिन राज्यसभा में 214 सदस्य कल मौजूद थे और देर रात 9:30-10 बजे के आसपास इसको जो मंजूरी मिलती है, तो 214 जो सांसद राज्यसभा में मौजूद थे सभी इसके समर्थन में मतदान करते हैं। चर्चा चली 10 घंटे तक, लगभग कल चर्चा हुई, सारा दिन चर्चा होती रही और 72 सांसद इसके पक्ष में बोले, विपक्ष में बोले, लेकिन बटन दबाया किसने? हाँ में। आप उन सब के बयान देखेंगे, जब वो बयान दे रहे हैं तो उनमें से आपको, मुझे लग रहा है कि 50% ऐसे थे जो सरकार की किसी ना किसी बात से असहमत थे, जिनका मानना था, ज्यादातर तो लोग कह रहे थे कि इसे अभी लागू करो, जो संभव ही नहीं है। कोई कह रहा है ओबीसी का इसमें रिजर्वेशन करो, कोटा विद इन कोटा करो कि 33% में भी महिलाओं को इतने देने हैं, ओबीसी को वो भी निश्चित करो। ये सब चीजें चल रही थी। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जब किसी कार्य को ठानते हैं तो उसे पूरा करके ही मानते हैं। एक तरह से विपक्ष पूरी तरह बैकफुट पर आ गया है। अभी तक विपक्ष जो एक दूसरे से झगड़ता हुआ नजर आ रहा था, जिसके बीच में अलग अलग मत थे, अपने अपने मुद्दे थे सबके, वो इस मुद्दे पर अचानक सहमत हो जाता है, सरकार के सुर में सुर मिलाने लगते हैं। कांग्रेस कभी ओबीसी की राजनीति जिसने नहीं की, ओबीसी की कहानी गाने लगती है। इसे कहते हैं बदलती हुई राजनीति, राजनीति का बदलता हुआ स्वरूप। और आने वाले समय में ये स्वरूप बदलने जा रहा है। अमित शाह ने तो कहा भी कि आप सब लोग आज ओबीसी की कहानी कह रहे हैं, पहला ओबीसी प्रधानमंत्री तो बीजेपी ने दिया, कांग्रेस ने तो कभी किसी ओबीसी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया। देवगौड़ा साहब बने थे, वो जनता दल से थे। और साथ ही साथ बीजेपी पर जब ये ओबीसी वाला मुद्दा अब हावी होता हुआ नजर आ रहा था, ऐसा लग रहा था विपक्षी दलों को कि वे इस मुद्दे पर बीजेपी को बैकफुट पर ले आएंगे, तो बीजेपी ने अब आंकड़ों के साथ अपने आप को सामने रखना शुरू कर दिया है। जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, राज्यसभा के सांसद भी हैं, उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए। जेपी नड्डा ने कहा कि हमारे 303 सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिनमें से 85 ओबीसी हैं जो 29% है। 33% की हम बात करते हैं, उनमें से आप 33% आरक्षण की बात कर रहे हैं, हमने तो 29%। तो 33 के अंदर अगर आप ओबीसी का आरक्षण करेंगे तो भी इतना नहीं बैठेगा, ये 29% बैठता है हमारा। और देश भर में हमारे 1358 1358 एमएलएज हैं, उनमें से 27% ओबीसी हैं। 163 लेजिस्लेटर हैं जो एमएलसीज वगैरह हैं, उनमें से 40% ओबीसी हैं। तो उन्होंने कहा कि कम से कम आप बीजेपी को तो इन आंकड़ों पर डराना बंद करिए, हम इन आंकड़ों से डरने वाले हैं नहीं। डरना किसे है? डरना है मंडल की राजनीति करने वाले दलों को, जनता दल जैसे जो दल रहे हैं, या फिर उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी उभरी, राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव का, जिन्होंने कभी 90s में इसका जबरदस्त विरोध किया था, बहुत भयंकर विरोध किया था, सारे के सारे इसके खिलाफ उठ खड़े हुए थे। बीजेपी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, बीजेपी को इससे अप्रत्याशित लाभ होने जा रहा है। देखिए, बीजेपी का तो यह भी दावा है कि हमने ओबीसी प्राइम मिनिस्टर देने के साथ साथ देश में ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया। जो नीट की परीक्षा होती है मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए, उसमें ओबीसी आरक्षण बीजेपी ने लागू किया, मोदी सरकार ने लागू किया। विश्वकर्मा योजना जो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने इंट्रोड्यूस की है, जिसका दिल्ली के द्वारका में उन्होंने बड़ा एक उद्घाटन भी किया 15 अगस्त
से ऐलान किया था उन्होंने लाल किले से, उसमें कहा गया है, बीजेपी का मानना है कि उसमें 50% लाभ केवल ओबीसी जातियों को ही मिलने जा रहा है। 1990 के दौर में जो मंडल की राजनीति शुरू हुई थी कि साहब मंडल कमीशन को कांग्रेस ने तो बट्टे खाते में डाला हुआ था, लेकिन वीपी सिंह कह रहे थे कि अगर हमारी सरकार बनती है, मैं प्रधानमंत्री बनता हूं, तो हम मंडल कमीशन की सिफारिशें तुरंत लागू करेंगे। और आज मंडल से निकली हुई ये पार्टियां, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, खासतौर से जो इनकी लीडर हैं, जो सही मायनों में ओबीसी आरक्षण लागू होने के बाद, मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होने के बाद जिनको सबसे ज्यादा लाभ मिला इसका, आज वो देखिए राजनीतिक रूप से कहां पहुंच गई है। लोकसभा में शून्य है आज की तारीख में लालू प्रसाद यादव की पार्टी। अगर समाजवादी पार्टी की बात करूं तो 4 सांसद बचते हैं इनके, अखिलेश यादव की जो पार्टी है, सब बिल्कुल पूरी तरह से फिनिश हो गई है। उत्तर प्रदेश और बिहार, जहां पर ओबीसी, आज कांग्रेस कह रही है कि हमें ओबीसी का आरक्षण चाहिए, महिलाओं का अलग से आरक्षण चाहिए, जातीय जनगणना की बात कर रही है कांग्रेस, वहां इन दो राज्यों की बात मैं पहले भी कर चुका हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार 2 ऐसे राज्य हैं जहां के लोगों ने कभी भी कांग्रेस का साथ नहीं दिया। बिहार में लोग राम मनोहर लोहिया को फॉलो करते रहे, तो उत्तर प्रदेश में एक बड़ा सेक्शन चौधरी चरण सिंह को फॉलो करता रहा। ये राजनीति का स्वरूप है जिसे आज कांग्रेस को अब तक समझ में नहीं आ रहा है। आज आपको मैं याद दिलाता हूं 1996 में क्या हुआ था, जब इस बिल को लाया गया था, देवेगौड़ा साहब की सरकार थी और इस बिल को जब लाया जा रहा था महिलाओं के लिए, तो शरद यादव ने क्या कहा था, जो उस समय जेडीयू में हुआ करते थे, सांसद थे, उन्होंने ये कहा था कि साहब ये परकटी महिलाएं, यानी कि जो एलीट क्लास की महिलाएं हैं, उनको आरक्षण देने का एक जरिया है, इसके माध्यम से केवल उन्हीं को लाभ होगा। हालांकि बाद में नीतीश कुमार जो उनकी पार्टी के अध्यक्ष बने, फिर सीनियर लीडर थे, आज जेडीयू के सर्वे सर्वा नीतीश कुमार ही हैं, उनका इस मुद्दे पर शरद यादव से मतभेद भी हुआ। और जब 2010 में इसे फिर से राज्यसभा में लाया गया था, मनमोहन सिंह की सरकार के समय, महिला आरक्षण को राज्यसभा से उस समय ये पास भी हो गया था, तो उस समय भी जेडीयू में झगड़ा हुआ था। शरद यादव इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे और शरद यादव का यही मानना था कि मैं तो इसका विरोध करूंगा, मैं तो इसके खिलाफ वोट दूंगा। नीतीश कुमार कह रहे थे हमें इसके समर्थन में वोट देना है, लेकिन शरद यादव को निकाल दिया था पार्टी से नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर कि हम आपको निष्कासित करते हैं। और जब ये बिल पास हुआ था 2010 में राज्यसभा से, बहुत लड़ाई झगड़े हुए थे, खूनम खून हो गया था, हाथ में कांच मार लिया था कमाल अख्तर नाम के एक सांसद ने उत्तर प्रदेश के, वो सब बातें बाद की होंगी। उस समय जब ये बिल पास हुआ तो लालू यादव और मुलायम सिंह यादव इतने नाराज हुए दोनों के दोनों कि इसका विरोध जताने के लिए, इस महिला आरक्षण बिल का विरोध जताने के लिए, जिसके समर्थन में कल जया बच्चन भी बोल रही थी, डिंपल यादव भी बोलती हुई नजर आई आपको, ये दोनों के दोनों जाकर खड़े हो गए थे। जो संसद के सामने परिसर, बाहर आप निकलते हैं, पुरानी संसद के सामने जो गांधी जी की बड़ी सी प्रतिमा लगी हुई है, उसके सामने धरना दिया था और शरद यादव ने ज्वाइन किया था उनको जाकर, इसलिए नीतीश कुमार ने उनके खिलाफ एक्शन लिया था। ये काला इतिहास है इन मंडल की राजनीति करने वाले विरोधी दलों का। तो सबसे ज्यादा डरने की जरूरत तो इन्हें है। इन्होंने महिलाओं का वो सम्मान, वो मान, जिसे नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, कुछ लोगों को वंदन शब्द पे भी है, अगर नारी शक्ति की वंदना की जा रही है तो कुछ लोगों को ये लग रहा है कि ये दैवीय काम है। अरे भैया, नारी शक्ति, हमारे यहाँ तो सरस्वती, दुर्गा, जितनी भी देवियां हैं, लक्ष्मी, सब सारे स्वरूप, हर स्वरूप महिला के रूप में ही है हमारे हिंदू धर्म की अगर मैं बात करूं तो। और उसमें ये कह रहे हैं कि वंदन शब्द क्यों जोड़ा गया? वंदन शब्द जोड़ने से इन्हें लगता है कि क्या मुसलमान इन्हें वोट नहीं देंगे? रंजीत रंजन जो सांसद हैं वो बोल रही हैं कि वंदन शब्द इसमें से हटाना जाना चाहिए। एक महिला सांसद को इस तरह के मुद्दे पर विरोध करते हुए देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। लेकिन अब ये जो इंडिया वाली इंडी अलायंस वाली जो पार्टियां हैं, कम से कम उन्हें इतनी तो एक पॉजिटिविटी इससे मिली होगी कि अब तक वो किसी मुद्दे पर एक नहीं थे। कम से कम नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर तो उन्हें एक कर दिया कि सभी ने इसके समर्थन में वोटिंग कर दिया है। कम से कम अब इंडी अलायंस को इस बात का तो थोड़ा सा अपने ऊपर गुमान हो जाना चाहिए
कि हाँ हम सब इस मुद्दे पर तो एक हुए, वरना किसी मुद्दे पर ममता अलग हैं, किसी पर अरविंद केजरीवाल अलग हैं, किसी पर राहुल गांधी कुछ कहते हैं, किसी पर अन्य दल कुछ कहते हैं, कहीं जातीय जनगणना का ठाकरे विरोध करते हैं, कहीं कुछ कहते हैं। तो ये सारी जो सूरतें हैं, और देखिए हद हद की बात मैं बताऊं कि किस तरह की नौटंकी ये लोग करते हैं। कल पार्लियामेंट में केसी वेणुगोपाल जो राहुल गांधी के बड़े करीबी हैं, वो कह रहे थे कि साहब आप तो महिलाओं का आप सम्मान क्या करेंगे, आपने तो जब नई संसद का उद्घाटन किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी नहीं बुलाया। जगदीप धनखड़ ने कहा, उपराष्ट्रपति ने, जो सभापति हैं राज्यसभा के, कि भैया जरा पढ़ के आया करो, संविधान में लिखा हुआ है, संविधान का जो संशोधन है पहला, उसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति सदन को अभिभाषण के द्वारा संबोधित करते हैं और किसी मौके पर राष्ट्रपति की भूमिका का उल्लेख उसमें किया नहीं गया है। इसलिए निवेदन है कि आप इसे पढ़ के आया करें। और जगदीप धनखड़ लर्नेड आदमी है, मैं उनकी एक बात देखता हूं कि वो हर मुद्दे पर उनके पास दिमाग में सारी चीजें फीडेड हैं, वो हमेशा तथ्यों पर बोलते हैं और तथ्यात्मक रूप से सामने वाले को जस्टिफाई भी करने की कोशिश करते हैं कि आप सही कह रहे हैं या आप गलत कह रहे हैं। बहरहाल आज जो ये कह रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू को आपने नहीं बुलाया था, इनसे जरा पूछिए कि यशवंत सिन्हा जब चुनाव लड़ रहे थे राष्ट्रपति का, यशवंत सिन्हा जैसा सनकी आदमी जब चुनाव लड़ रहा था तो उसे सारे के सारे लोग ये समर्थन देने में लगे हुए थे। उस समय ना तो इन्हें ये याद रहा कि द्रौपदी मुर्मू महिला है, ना इन्हें ये याद रहा कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो आदिवासी हैं, कहाँ से आती हैं, उड़ीसा से आती हैं। उस समय इन्हें याद नहीं रहा। आज ये वायदों की बात करते हैं, दावों की बात करते हैं और कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। इन्हें शर्म आनी चाहिए। मेरा अपना मानना है कि इतिहास बन चुका है। केवल 2 मुस्लिम सांसद जो थे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के, वो इसके खिलाफ गए। लोकसभा में सबने इसके समर्थन किया, राज्यसभा में 214 वोट इसके समर्थन में पड़े ही हैं, एक भी खिलाफ नहीं पड़ा है। तो इतिहास हुआ है। किसी भी कानून पर, किसी भी बिल पर मेरे ख्याल में इस तरह की वोटिंग आज तक का इतिहास है कि संसद में नहीं हुई होगी। और इसका फुल क्रेडिट जाएगा नरेंद्र मोदी को। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ रहे हैं। आज की हेडलाइंस दिखाता हूं मैं अखबारों की आपको, तो आपको दिखेगा कि नरेंद्र मोदी इस तरीके से नजर आ रहे हैं। ये देखिए, नरेंद्र मोदी इस तरह से देख रहे हैं, नारी शक्ति वंदन, सर्वसम्मति से रचा इतिहास। और यहाँ नरेंद्र मोदी इस तरीके से हाथ जोड़ रहे हैं जैसे उन्होंने ये निजी सफलता हासिल की हो। उन्होंने कहा भी कि यह संसदीय इतिहास का स्वर्णिम पल है। 140 करोड़ भारतवासियों को बधाई आज इस बहुत महत्वपूर्ण निर्णय में, और देश की मातृशक्ति में एक नई ऊर्जा भरने का यह पवित्र कार्य करने का आपने सबने जो योगदान दिया है, समर्थन दिया है, सार्थक चर्चा की है। सदन के नेता के रूप में आज आप सबका सच्चे दिल से आदरपूर्वक अभिनंदन करता हूँ। ये नरेंद्र मोदी का बयान है। और यहाँ पर देखिए आप, महिला आरक्षण बिल को लेकर यहाँ पर कह रहे हैं, खड़गे साहब कह रहे हैं कि कहीं ये जुमला ना बन जाए। लेकिन खड़गे साहब दरअसल क्या है कि वो भी राहुल गांधी की तरह रटी रटाई बातें बोलते हैं। वो भूल गए हैं कि नरेंद्र मोदी जब पार्लियामेंट में कोई काम करने के लिए लाते हैं या पार्लियामेंट के पटल पर किसी चीज़ को लेकर आते हैं, तो फिर वो उसको जुमला नहीं बनने देते, उसको हकीकत में बदल देते हैं। और एक नहीं, कई मामलों में उन्होंने इस तरह का इतिहास रचा है, और ये इतिहास रचा जा चुका है। जिन लोगों ने इसका समर्थन किया, आजीवन लोग उन्हें याद करेंगे कि उन्होंने इस एक महान कार्य में समर्थन किया था, चाहे वो किसी भी दल के रहे हों। लेकिन साथ ही साथ इन लोगों के दोगले चेहरे भी एक्सपोज हुए हैं। जो मुलायम सिंह यादव, जो लालू प्रसाद यादव इसका विरोध किया करते थे, इस बिल को लाने के खिलाफ खड़े हो गए थे, जाकर धरना दे रहे थे पार्लियामेंट के भीतर, आज उनकी पार्टियां चुपचाप यस पर बटन दबा दे रही हैं। इसे कहते हैं कि भारत की राजनीति बदल रही है, और ये अगले 5 साल में और तेजी से बदलेगी। और 29 के बाद आप देखना, क्योंकि अब तो 26 में तो लोकसभा के सांसद भी बढ़ जाने हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि जो अगर आज की तारीख में 400-500 पुरुष सांसद हैं तो 400-500 पुरुष सांसद तब भी रहेंगे। ये लोग मतलब गणित जो चल रहा है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। आगे इस वीडियो में आपको विस्तार से ये बात जरूर समझाऊंगा क्या स्थिति होगी, क्योंकि आपको पता है कि लोकसभा की सीटें बढ़ने वाली हैं और नरेंद्र मोदी जानते हैं कि 2029 में इसे लागू करना बहुत आसान और बहुत सरल होगा। उस समय कोई चूं भी नहीं करेगा। आप देखते रहिएगा। कैसी रही आज की चर्चा, जरूर बताइए।
अगर ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। गूगल पे, यूपीआई, विदेश में रहते हैं तो पेपाल उसके माध्यम से, और अगर वीडियो देख रहे हैं तो सुपर थैंक्स, सुपर चैट के माध्यम से भी आप हमें समर्थन कर सकते हैं। इसकी हमें बहुत बहुत आवश्यकता बनी रहती है। फिर होती है आपसे भेंट, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।